एपिसोड 35। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। वह सांप जानवर मेरी मादा का प्रेमी है। वह संभवतः भविष्य में हमारा परिवार बन जाएगा। मैं अपने परिवार को कैसे सौंप सकता हूँ? इसके अलावा मेरी छोटी मादा इसे सहन नहीं कर पाएगी। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। शेन यान ने गुस्से में कहा, एक जीवन के बदले एक जीवन। ये बिल्कुल सही और उचित है। यह असंभव है। मैं इस समस्या को दूसरे तरीके से हल करने की योजना बना रहा हूँ। किस तरह से? आप चट्टानी पहाड़ पर बसने की योजना बना रहे हैं, है ना? शेन यान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसे उनकी मौन सहमति का पता चला। रॉक माउंटेन का स्थान बहुत अच्छा था। ये दीर्घकालिक निपटान के लिए उपयुक्त था। पूरी पंख जनजाति ने इस प्रवास पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी। उनमें से कई थकावट के कारण पहले ही बीमार पड़ चुके थे। रहने के लिए ऐसी उपयुक्त जगह ढूंढना आसान नहीं था। पक्षी हार नहीं मानना चाहते थे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि यदि वे चले गए तो उन्हें ऐसा उपयुक्त आवास मिल सकेगा। श्वांग युन ने जमीन थपथपाई। ये चट्टानी पर्वत है। ये हमारी रॉक वुल्फ जनजाति का क्षेत्र है। नियमानुसार पूरा रॉक माउंटेन हमारा है। देर से आने वालों के रूप में यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको पहले हमारी अनुमति लेनी होगी। शेन यान अभी भी चुप था। श्वांग यून मुस्कुराया। तार्किक रूप से कहें तो हम अन्य जनजातियों को चट्टानी पहाड़ पर बसने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन ये देखते हुए कि इस बार आपने अपने बच्चे खो दिए हैं, हम अनिच्छा से आपको मुआवजे के रूप में पहाड़ की चोटी पर बसने देने के लिए सहमत होंगे। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन बेचैनी से आगे पीछे चल रही थी। श्वांग यून अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या वह सचमुच पक्षियों से लड़ रहा था? बाई दी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, श्वांग यू ठीक हो जाएगा। श्वांग यून का स्वभाव खराब है और वह अपने शब्दों में बहुत कठोर है। मुझे डर है कि उसका उनसे झगड़ा हो जाएगा और वह लड़ना शुरू कर देगा। लिन हुआन हुआन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही अधिक क्रोधित हो गई। मुझे तुम्हें उसके साथ पंख जनजाति में जाने देना चाहिए था। बाई दी स्थिर और विचारशील थी। उसके रहते श्वांग यून को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने बाहर देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की। सूरज लगभग डूबने वाला था। यदि श्वांग यून अभी भी वापस नहीं आया तो वह व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश में पहाड़ पर जाएगी। इस समय श्वांग यून जियू युआन और अन्य लोगों को पहाड़ से नीचे ले आया। श्वांग यून ने अभी खुद को स्थिर किया ही था कि लिन हुआन हुआन उसकी बाहों में उड़ गया। वह चिल्लाए और शिकायत की, आप अभी वापस क्यों आए? श्वांग यून ने उत्साही महिला को पकड़ा, उसके छोटे नितंबों को अपने बड़े हाथों से पकड़ा और उसे उठा लिया। हमने कई चीजों के बारे में बात की, इसलिए हमें थोड़ा विलंब हुआ। बाई दी उसकी शांति पर मुस्कुराई। मैं देख रहा हूँ कि फैदर जनजाति के साथ आपकी बातचीत अच्छी रही। श्वांग यून के होंठ मुड़ गए और उसकी गहरी हरी आंखें चमक उठी। ठीक है, बातचीत करना मेरे लिए बस एक आसान काम है। मैं समस्याओं को लड़कर हल करना पसंद करता हूँ। लिन हुआन हुआन ने उसकी आत्ममुग्धता को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत पूछा, पंख जनजाति के नेता सुलह के लिए सहमत हो गए हैं? हाँ, मुआवजे के रूप में मैंने उन्हें घर बुलाने के लिए चट्टानी पहाड़ की चोटी दी है। अभी अभी पंख जनजाति के नेता और मैंने क्षेत्र को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। ये तय है। लिन हुआन हुआन की आंखें चमक उठी। श्वांग यून, तुम अद्भुत हो। श्वांग यून ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बिल्कुल, अल्पविराम। पंख जनजाति में शेन यान अभी भी बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ वहां बैठा था। जू लिंग किसी समय अंदर आया था। उसके गहरे लाल कपड़े उसके कदमों के साथ लहरा रहे थे और उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके तीखे होंठ मुड़े हुए थे। मैंने सुना है कि तुम्हें भेड़िया जनजाति के नेता ने धमकाया था। शेन यान ने कालीन पर मुक्का मारा और अपने दांत पीस लिए। भविष्य में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस हरामी को सबक जरूर सिखाऊंगा। मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगा। बदला एक ऐसा व्यंजन था जिसे ठंडा परोसना सबसे अच्छा था। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको वास्तव में बुरी तरह परेशान किया गया है। ठीक है, जब आप ठीक हो जाएं, तो उस आदमी से आमने सामने लड़ने का मौका ढूंढें और हिसाब बराबर कर लें। शेन यान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। जू लिंग की आंखें चमक उठी। लेकिन फिर इस मामले ने हमें एक सबक सिखाया है। आपका क्या मतलब है? हमारे बच्चों के पहाड़ से नीचे भागने का साहस करने का मुख्य कारण ये था कि हमारे आदिवासियों ने उनकी बहुत अधिक रक्षा की थी। वे सोचते हैं कि वे घर पर ही सुरक्षित हैं और उन्हें चिंता की कोई भावना नहीं है। हालांकि श्वांग यून का व्यक्तित्व कष्टप्रद है, वह एक चीज के बारे में सही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे धीरे धीरे अपनी युद्ध शक्ति खो देंगे और पिंजरे में बंद बेकार पक्षी बन जाएंगे। हम हमेशा उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अंत में हम फिर भी मरेंगे। हालांकि जूलिंग के पास बुजुर्ग की उपाधि थी, लेकिन उन्होंने पंच जनजाति के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप किया। ये पहली बार था जब उन्होंने एक बार में इतना कुछ कहा था। शेन यान ने धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां ढीली कर दी और उसके सुंदर चेहरे पर एक असहाय अभिव्यक्ति दिखाई दी। मुझे पता है आप सही हैं, लेकिन पक्षियों के लिए प्रजनन करना बहुत कठिन है। खासकर पिछले कुछ सालों में हर साल अंडे देने में सक्षम मादाएं कम होती जा रही हैं। उनके अंडे देने की संख्या भी कम हो रही है। हम पिछली सर्दियों में केवल कुछ बच्चों को बचाने में कामयाब रहे। उन्हें पाना आसान नहीं था। हमारे लोगों के पास उनसे प्यार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जू लिंग ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। भले ही ऐसे कमजोर बच्चे जीवित भी बच जाएं, वे महज कूड़ा कचरा हैं। शेन यान अवाक था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो जू लिंग ने अपनी आस्तीन झटक दी। जो कुछ भी, आप पंख जनजाति के नेता हैं। आप पंख जनजाति का भविष्य कैसे तय करते हैं, यह आपका व्यवसाय है। मैं परेशान नहीं हो सकता। यह विषय बहुत भारी था, इसलिए शेन यान इसका दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने एक और दिलचस्प बात के बारे में पूछा। मैंने सुना है कि आप भेड़िया जनजाति की एक छोटी मादा पर मोहित हो गए हैं और सार्वजनिक रूप से उसके सामने कबूल कर लिया है। जू लिंग ने छोटी मादा की कोमल उपस्थिति को याद किया और हंसी। वह छोटी मादा वास्तव में बहुत प्यारी है। शेन यान के लिए जू लिंग को किसी चीज में दिलचस्पी देखना दुर्लभ था। उसे तुरंत उस छोटी मादा में दिलचस्पी हो गई। अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह खुद जाकर उस छोटी सी मादा को जरूर देखेगा। अल्पविराम। अब से पक्षी और भेड़िए पड़ोसी होंगे। हालांकि दोनों पक्षों में अभी भी द्वेष था और वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आमतौर पर जब वे एक दूसरे को देखते थे तो नाराजगी से उनकी आंखें फैल जाती थीं। उनके रिश्ते में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। श्वांग यून को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने बाइडी और सांगे ने पकी सब्जियों और फलों के नवीनतम बैच की कटाई शुरू की। उन्हें हर दिन जल्दी उठना पड़ता था और देर तक काम करना पड़ता था।
एक गर्भवती महिला के रूप में लिन हुआन हुआन मदद करना चाहती थी, लेकिन 3 नर जानवरों ने उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। वह केवल छाया में बैठकर उन्हें काम करते हुए देख सकती थी। सुविधा के लिए सांग ये ने अपना भूरा सफेद लबादा नहीं पहना। इसके बजाय शुआंग यून की तरह उसने अपनी कमर के चारों ओर केवल जानवरों की खाल की स्कर्ट पहनी थी। 3 नर जानवर खेत में काम कर रहे थे। उनके सुंदर चेहरों पर पसीना बह रहा था और उनकी ठुटी से पसीना टपक रहा था। उनकी खूबसूरत मांसपेशियां ताकत से भरी हुई थी और उनके पसीने से सने पेट धूप में चमक रहे थे। उनके चौड़े कंधे और लंबी टांगें उन तीनों को और भी अधिक आकर्षक और सुंदर बनाती थी। लिन हुआन हुआन ने अपनी ठुटी को अपने हाथों पर रख लिया और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह उसे ध्यान से देख रही थी। वे तीनों बहुत सुंदर थे। हालांकि वह उन्हें हर दिन देखती थी, फिर भी उसे लगता था कि वे और अधिक सुंदर होते जा रहे थे। वह उनमें से पर्याप्त नहीं पा सकी। 3 नर जानवरों के अपना काम खत्म करने के बाद लगभग अंधेरा हो गया था। आसपास के सब्जी के खेतों में जानवर पहले ही घर जा चुके थे। आसपास का वातावरण खाली था। बाई डी, शुआंग यून और सांगिये ने एकत्रित सब्जियों और फलों को सब्जी के खेत के बगल में ढेर कर दिया। उन्होंने एक छोटा पर्वत बनाया। वहां उत्पादन की भयावह मात्रा थी। लिन हुआन हुआन ने आगे बढ़कर उन सभी को अपनी अंतरस्थानिक रिंग में समेट लिया। बाई डी और शुआंग यून इसके आदी थे। केवल सांगिये आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि क्यों। लिन हुआन हुआन को थोड़ा खेद महसूस हुआ। सांगिये ने उसकी बहुत मदद की थी। वह नहीं चाहती थी कि वह अपने आप में व्यस्त रहे। उसने उसकी ओर देखा और जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसने समझाया, मेरे पास बहुत अधिक भंडारण स्थान वाली एक अंगूठी है। मैंने इसमें सारी सब्जियां और फल डाल दिए हैं। सांगिये ने लंबे समय से देखा था कि उसकी, शुआंग यून और बाई डी प्रत्येक की उंगलियों पर एक ही शैली की अंगूठी थी। उसने सोचा था कि वे उनके प्रेम चिन्ह थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अंगूठियां इतनी सरल नहीं थी। सांगिये ने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन उन्होंने फिर भी ठंडी अभिव्यक्ति बनाए रखी और उदासीनता से उत्तर दिया, ठीक है। बाई डी ने उसकी अभिव्यक्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह न तो लालची था और न ही जिज्ञासु, बस थोड़ा सा नुकसान का एहसास था। बाई डी विचारशील लग रही थी। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही वह बाजार का दिन आ गया जो हर 10 दिन में होता था। हुआन हुआन का परिवार फिर से सब्जियां बेचने के लिए पहाड़ की तलहटी में एक स्टॉल लगाने के लिए निकल पड़ा। वे आज व्यवसाय के लिए खुले ही थे जब उन्होंने डोंगिया को खरगोश जानवरों के एक बड़े समूह के साथ भागते देखा। हमें वे सभी फल और सब्जियां चाहिए जो आप इस बार बेच रहे हैं। इसके साथ ही डोन हा और उसके लोगों ने बाई डी के सामने खाल की थैलियां रख दी, जिससे अंदर की ताजी जड़ी बूटियां दिखाई देने लगी। जब से खरगोश जानवरों ने हुआन हुआन द्वारा लगाए गए सब्जियों और फलों को खाया, उन्हें अब अन्य सब्जियों और फलों की परवाह नहीं रही। पिछली बार जो सब्जियां और फल उन्होंने खरीदे थे, वे बहुत पहले खत्म हो चुके थे। बाजार खुलने तक टिके रहना उनके लिए आसान नहीं था। जब उन्होंने हुआन हुआन के परिवार को स्टॉल लगाने के लिए आते देखा, तो वे तुरंत आगे बढ़े। उन्हें डर था कि यदि वे बहुत धीमे रहे तो अन्य जानवर उनकी उपज छीन लेंगे। बाई डी को जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह सहज लग रहे थे। उन्होंने प्रत्येक थैले में जड़ी बूटियों की जांच की। शेलफिश घास के अलावा कुछ अन्य सामान्य जड़ी बूटियां भी थी, जैसे बहता हुआ पानी का पत्थर, पहाड़ी सरसों और रेत की जड़। बाई डी ने दो जड़ी बूटियां उठाई और हुआन हुआन को दिखाई। डोन हा ने देखा कि वह क्या कर रहा था और उसकी लाल आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि ये जड़ी बूटियां किसी ओझा के लिए थी, लेकिन वे उसके सामने कसकर लिपटी हुई मादा के लिए थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छोटी सी मादा दवा जानती हो? डोन हा की आंखें प्रशंसा से भर गईं। लिन हुआन हुआन ने जड़ी बूटियों की पहचान की और संकेत दिया कि वे सभी ठीक हैं। बाई डी ने शुआंग यून और सांगिये को जड़ी बूटियां गिनने के लिए प्रेरित किया। लिन हुआन हुआन ने किनारे खड़े खरगोश जानवरों पर नजर डाली जो उत्सुकता से देख रहे थे। उसने यूं ही कुछ ताजे मीठे फल निकाल लिए। तुम्हारे लिए यहाँ तक आना कठिन रहा होगा, है ना? अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ फल खाएं। छोटी मादा को उनसे बात करने की पहल करते देख सभी खरगोश खुश हो गए। डोन हा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे साफ हैं, सावधानी से अपनी खाल की पोशाक पर अपने हाथ पोंछे। फिर उसने शर्माते हुए सावधानी से एक मीठा फल ले लिया। धन्यवाद। डोंगिया को मीठे फल स्वीकार करते देख अन्य खरगोश जानवर भी उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े। हुआन हुआन के घर से आए मीठे फल बड़े और मीठे थे। खरगोश जानवरों ने उन्हें बड़े चाव से खाया। उन्होंने गूदे को अपने मुंह में रखा और अनिच्छा से बाहर थूकने से पहले बहुत देर तक उसका स्वाद लिया। डोन हा कोर को फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सावधानी से उसे दूर रख दिया। यह उसे छोटी मादा ने दिया था। वह इसे अपने संग्रह के लिए घर ले जाना चाहता था। बाई डी, शुआंग यून और सांगिये बहुत तेज थे। जल्द ही उन्होंने जड़ी बूटियों की संख्या गिननी पूरी कर ली। 8 थैले शेलफिश घास से भरे हुए थे, एक पहाड़ी सरसों से और एक बहते पानी के पत्थरों और रेत की जड़ों से भरा हुआ था। कुल मिलाकर जड़ी बूटियों के 10 बैग थे। बाई डी ने उन्हें समान आकार की सब्जियों और फलों के 25 बैग दिए। खरगोश जानवर परिणाम से काफी संतुष्ट थे। डोन हा ने स्टॉल पर लाल फल देखे और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, ये कौन सा फल है? लिन हुआन हुआन ने धीरे से परिचय दिया, ये लाल जामुन है जिन्हें अभी अभी तोड़ा गया है। इन्हें खाने से रक्त और क्यूई की पूर्ति हो सकती है। डोन हा को समझ नहीं आया कि रक्त और ऊर्जा की पूर्ति का क्या मतलब है। उसने उसे एकटक देखा। लिन हुआन हुआन ने धैर्यपूर्वक समझाया, यदि आप में से कोई घायल हो गया है और बहुत अधिक खून बह गया है, तो आप अपने रक्त को फिर से भरने के लिए कुछ लाल जामुन खा सकते हैं। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए अच्छा है और उनके शरीर को पोषण दे सकता है। उस पर डोन हा की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। मेरी बहन ठीक नहीं है, वह हमेशा पीली रहती है, क्या वह ये फल खा सकती है? लिन हुआन हुआन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या उसके हाथों और पैरों में ठंड लगती है? डोन हा की आंखें और भी अधिक चमक उठी। उसने जोर से सिर हिलाया, हाँ हाँ। लिन हुआन हुआन मुस्कुराए, आप उसके खाने के लिए कुछ लाल जामुन खरीद सकते हैं, वे उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि उसका अधिकांश चेहरा जानवरों की खाल से ढका हुआ था, केवल उसकी घुमावदार आंखें उजागर थीं। डोंगिया का दिल अनजाने में धड़क रहा था। उसके चेहरे की लाली और भी स्पष्ट हो गई। उसने अपनी जानवरों की खाल को रगड़ा और शर्मिंदगी से पूछा, मैंने इस बार जो भी जड़ी बूटियां लाई थी, उन्हें सब्जियों और फलों से बदल दिया है। क्या मैं इन लाल जामुनों के बदले सब्जियों का आधा बैग ले सकता हूँ? जरूर। हुआन हुआन तुरंत सहमत हो गया। डोन हा बहुत खुश था। शुआंग यून ने तुरंत डोंगिया को खेत की सरसों के आधे बैग को लाल जामुन से बदलने में मदद की। खरगोश जानवरों ने सब्जियों और फलों के 2 बड़े बैग उठाए और संतुष्ट होकर घर चले गए।
ठेले पर सब्जियां और फल सब खरीदे जा चुके थे। लिन हुआन हुआन पत्थर के घर में चली गई और अपनी अंगूठी से कुछ सब्जियां और फल निकाले। फिर उसने बाई डी और अन्य लोगों से बिक्री जारी रखने के लिए उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए कहा। बहुत पहले कुछ शाकाहारी जानवर कुछ सब्जियों और फलों के बदले जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे। उनके हाथ में केवल सीमित संख्या में जड़ी बूटियां थीं, इसलिए उन्होंने अधिक विनिमय नहीं किया। अब तक खरगोश जनजाति हुआन हुआन के परिवार को अब तक मिला सबसे बड़ा व्यवसाय था। लिन हुआन हुआन ने शेलफिश घास के 8 बड़े बैगों को देखा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, वहाँ काफी शेलफिश घास है। अगली बार इसे अधिक स्वीकार न करें। बाई डी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। दोपहर के समय बाई डी ने सुगंधित मांस भुना और सब्जी की सूप का एक बड़ा बर्तन बनाया। आग के चारों ओर परिवार ने बहुत अच्छा खाना खाया। जब वे अपना स्टॉल लगाना जारी रखने के लिए बाहर आए तो बगल के 2 जानवर आए और मुस्कुराते हुए पूछा, अभी आप क्या पका रहे थे? इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। बाई डी मुस्कुराई, बस नियमित बारबेक्यू। बारबेक्यू, वह क्या है? बाई डी पीछे नहीं हटी और उन्होंने उदारतापूर्वक मांस भूनने की विधि समझा दी। जब दोनों परिवारों ने ये सुना तो उन्होंने झट से उसे धन्यवाद दिया और आज रात मांस भूनने की योजना बनाई। लिन हुआन हुआन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि बाई डी के अच्छे खाना पकाने के साथ अगर वह एक रेस्तरां खोल सकता है तो वह निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाएगा। हालांकि उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उनका परिवार पहले से ही खेती में बहुत व्यस्त था। यदि वे एक रेस्तरां खोलते तो वे निश्चित रूप से और भी व्यस्त होते। उनकी वर्तमान जीवन शैली काफी अच्छी थी। वे अब और लालची नहीं हो सकते। दोपहर में जंगली घोड़ों की जनजाति का नेता बूके अचानक बाजार में प्रकट हुआ। जैसे ही उसने श्वांग यून को देखा, वह एक दर्जन जंगली घोड़े जानवरों के साथ दौड़ पड़ा। कुलपति श्वांग यून ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? बूके मुस्कुराया, हम आपके परिवार के व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए यहाँ हैं। उन्होंने पिछली बार खरीदी गई सब्जियां और फल बहुत पहले ही खत्म कर दिए थे। पिछले कुछ दिनों में वह और मेनली उन ताजी और स्वादिष्ट सब्जियों और फलों के बारे में याद कर रहे थे। उनके बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। अंत में बूके इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह खाने के लिए सब्जियों और फलों का एक और बैच खरीदने के लिए एक दर्जन जानवरों को सीधे चट्टानी पहाड़ पर ले आया। जाने से पहले मेनली ने उसे विशेष रूप से याद दिलाया और अधिक खरीदना याद रखें। यदि संभव हो तो कुछ बीज वापस ले लेना सबसे अच्छा है। इस बार बूके ने स्टॉल पर सभी सब्जियों और फलों के बदले में क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। इससे वह संतुष्ट नहीं थे। उसने श्वांग यून के पीछे पत्थर के घर को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई, ये देखने के लिए कि अंदर कितनी स्वादिष्ट सब्जियां और फल छिपे हुए थे। उसकी लोलुपता देखकर श्वांग यून हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप यहाँ तक सिर्फ कुछ सब्जियां और फल खरीदने के लिए नहीं आए थे, है ना? ये ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से रॉक माउंटेन तक आधे दिन की यात्रा थी। यह विशेष रूप से दूर नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत करीब नहीं था। अपने आदमियों को यहाँ लाने के पीछे बूके के कुछ और ही इरादे रहे होंगे। बूके एक सीधे सादे व्यक्ति थे। उसने श्वांग यून के साथ बहुत ज्यादा मारपीट नहीं की। मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। क्या रहे हैं? पहली बात माक्विंग से संबंधित है। बूके की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आपके वांछित आदेश जारी करने के कुछ ही समय बाद एक जानवर ने माकिंग को एक जानवर शहर के पास देखा। उसने गुप्त रूप से माकिंग का पीछा किया और उसे अपनी आंखों से बीस्ट सिटी में प्रवेश करते देखा। श्वांग यून थोड़ा सा घबरा गया। वह जानवरों के शहर में क्यों गया? बूके ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। माकिंग हमेशा से एक रहस्यमय व्यक्ति रहे हैं। उनका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता। ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति में उनकी स्थिति विशेष है। यहाँ तक कि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता भी उससे डरते हैं। केवल वह मूर्ख बच्चा या क्यों ही माकिंग के साथ एक साधारण जादूगरनी की तरह व्यवहार करता है। बाई डी ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि माकिंग ने किस जानवर के शहर में प्रवेश किया था? पूरे 20 महाद्वीप पर कुल 10 जानवर शहर थे। 6 निचले शहर, 3 मध्य शहर और एक ऊपरी शहर था। ऊपरी शहर को मुख्य शहर के रूप में भी जाना जाता था। इन 10 पशु शहरों का नेतृत्व विभिन्न शाही परिवारों द्वारा किया गया था और ये पूरे पशु महाद्वीप में फैले हुए थे। जहां तक दूरी का सवाल है, वे एक दूसरे से अलग थे, लेकिन वे अटूट रूप से जुड़े हुए भी थे। सामान्य जानवरों के लिए जानवर शहर एक पवित्र स्थान थे जिसके बारे में वे केवल सपना देख सकते थे। उन जैसे मनुष्यों की दृष्टि में ये स्वर्ग के समान था, जो सभी प्रकार की भ्रामक किंवदंतियों और सपनों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जब बूके ने जानवरों के शहरों के विषय का उल्लेख किया तो उसकी आंखों ने अनायास ही उसकी लालसा प्रकट कर दी। माकिंग ने डार्क मून सिटी में प्रवेश किया। बाई डी और सांगिए के भाव थोड़े बदल गए। लिन हुआन हुआ ने उन दोनों में बदलावों को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सके, डार्क मून सिटी किस तरह की जगह है? सांगिए ने कहा, ये 3 मध्य शहरों में से एक है। बाई डी ने धीमी आवाज में विश्लेषण किया। माकिंग तब तक प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक कि वह 3 सितारा आत्मा वाले जानवर से कमजोर न हो या उसके पास डार्क मून रॉयल फैमिली या डार्क मून टेम्पल से विशेष अनुमति न हो। किसी भी तरह से इसका मतलब यह था कि माकिंग से निपटना जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। श्वांग यून ने कहा, माकिंग डार्क मून सिटी में छिप गया है। फिलहाल हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमें शहर के बाहर लोगों से उस पर नजर रखना जारी रखना होगा। जैसे ही वह प्रकट हो हमें तुरंत सूचित करें। बूके ने सिर हिलाया। हमारी सोच भी यही है। कुछ समय के लिए माकिंग की बात को किनारे रखते हुए श्वांग यून ने पूछना जारी रखा, खबर के दूसरे टुकड़े के बारे में क्या? बूके ने अपनी आवाज धीमी की और रहस्यमय तरीके से बोला, कल अजीब कपड़े पहने कुछ जानवर अचानक ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति में आ गए। उन्होंने डार्क मून टेम्पल के दिव्य दूत होने का दावा किया। वे सांगिए नामक एक सांप जानवर को खोजने आए थे। हुआन हुआन का परिवार। बूके ने उनके चेहरों पर अजीब भावों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आगे कहा, मैं किसी भी सांप के जानवर को नहीं जानता, लेकिन मैं मेंगली को यथासंभव उनका मनोरंजन करने देता हूँ। उन्होंने ब्लैक रिवर ट्राइब में रात बिताई और आज सुबह होने तक वहां से नहीं निकले। बाई डी ने अपना गला साफ किया। क्या आप जानते हैं कि वे सांगिए की तलाश क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं। बूके ने सिर हिलाया। वे बहुत चुप रहते हैं और वे काफी अहंकारी हैं। वे आमतौर पर हमें आदेश देने के अलावा हमसे बात नहीं करते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ कोई संदिग्ध सांप जानवर दिखाई दे तो आपको सावधान रहना होगा और अपने काम से काम रखना होगा। लिन हुआन हुआन, बाई डी और श्वांग यून ने एक ही समय में सिर हिलाया। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, हम समझते हैं। सांगिए, बूके ने बुदबुदाया, मंदिर को निशाना बनाया जाना खतरनाक होगा। वह सांप जानवर विशेष रूप से क्रूर और चालाक कैदी हो सकता है।
जानवर भगवान हमें आशीर्वाद दे और हमें उससे मिलने न दें। सांग ये बाई दी ने तुरंत विषय बदल दिया। क्या आप अधिक सब्जियां और फल खरीदना चाहते हैं? हमारे पास स्टॉक में कुछ है, हम वे सब आपको बेच सकते हैं।